नमस्कार दोस्तों, हम लोग कर रहे हैं एपीओ की वन लाइनर सीरीज। वन लाइनर सीरीज में हम आ गए हैं चैप्टर 12 की तरफ। एपीओ की वन लाइनर की सीरीज चल रही है। आईपीसी की जो वन लाइनर की सीरीज है वो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल मिल जाएगी। और आज हम कर रहे हैं एपीओ के चैप्टर नंबर 12 की सीरीज सीआरपीसी की फॉर एपीओ। ठीक है, प्री ओरिएंटेड सीरीज है। इसमें वही पोर्शन करवाया जा रहा है जो हमारे प्री के पार्ट में आएगा। ठीक है, 12 चैप्टर है। किसके संबंध में बात करता है? पुलिस को इत्तला और उसकी अन्वेषण करने की शक्तियां, यानी कि इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। ठीक है, कहां से कहां तक सेक्शंस कवर कर रहा है? सेक्शंस जो कवर कर रहा है वो है 154 से 176 तक। 154 से 176। चलिए बात करते हैं इसके सबसे पहले वाले पॉइंट। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दी जा सकती है। यानी कि ये बोल रहा है कि सीआरपीसी 154 के अधीन जो एफआईआर होती है हमारी, वो किस किस मामले में दी जा सकती है। तो इसमें बताया गया है हमको कि संज्ञेय अपराध के संबंध में, यानी कि कॉग्निजेंस ऑफेंस के संबंध में हमको हम दे सकते हैं एफआईआर कर सकते हैं उसके संबंध में। और संज्ञेय अपराध को हमने सेक्शन नंबर 2C के अंतर्गत देखा था। इसकी जो हमने डेफिनेशन देखी थी वो देखी थी सेक्शन नंबर 2C के अंतर्गत। ठीक है, करेक्ट करते हुए पढ़ेंगे जिससे कि हमको वो वाला सेक्शन रिकॉल हो जाए। और 2L में हमने देखा था असंज्ञेय अपराध। ठीक है, अब देखिए दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार संज्ञेय अपराध होने की प्रत्येक सूचना हस्ताक्षरित की जाएगी। मतलब उस पर साइन कौन करेगा? संज्ञेय अपराध होने की, यानी कि कोई कॉग्निजेंस ऑफेंस हुआ है, इसकी जो संसूचना होगी वो हस्ताक्षरित की जाएगी सूचना देने वाले व्यक्ति के द्वारा। मतलब जो व्यक्ति इसकी इंफॉर्मेशन देगा वो उसको साइन भी करेगा। प्रथम सूचना प्रतिवेदन के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है? तो ये वाली बात सही नहीं है कि इसका उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए पूर्व कथन के रूप में नहीं किया जा सकता। यानी कि पूर्व कथन के रूप में इसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, निम्नांकित पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध कारित होने की सूचना मात्र है और ये एक सारभूत साक्ष्य है। तो जो अपराध, ये जो एफआईआर होती है वो अपराध किया गया है इसकी सूचना होती है, पर ये एक सारभूत साक्ष्य नहीं होती है। तो पहला सही है और दूसरा गलत। ठीक है, अब देखिए यदि पुलिस थाने का पार्षद अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से अगर इनकार करता है तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन एफआईआर का सार किसे भेजा जाना चाहिए? इसके लिए आ जाइए आप 154 के क्लोज नंबर 3 के ऊपर। अगर आप लोगों के पास एक्ट अवेलेबल है तो आप इसका एक्ट ओपन कर सकते हैं, जहां पे हमको ये पॉइंट मिलेगा कि पुलिस अधिकारी के उपधारा 1 में निर्दिष्ट इत्तला को अभिलेखित करने से अगर इनकार किया जाता है तो ऐसी इत्तला का सार लिखित रूप में, यानी कि रिटर्न में और बाय पोस्ट, रिटर्न में और बाय पोस्ट क्या किया जाएगा? पुलिस अधीक्षक को भेजा जा सकता है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होते हैं ना, उनको भेज सकते हैं। और यदि उनका समाधान हो जाता है कि ऐसी इत्तला से किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है, यानी उनको लगता है कि इससे कॉग्निजेंस ऑफेंस होना दिख रहा है, या तो स्वयं मामले का अन्वेषण करेगा या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी से ऐसा करवाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या विधि के अंतर्गत एक ही घटना से संबंधित दो प्रथम सूचना प्रतिवेदनों पर आधारित अनुसंधान अनुयोज्य है? ये पूछ रहा है क्या विधि के अंतर्गत एक ही घटना के संबंध में दो प्रथम सूचना प्रतिवेदनों पर आधारित अनुसंधान अनुयोज्य है? तो इसके लिए आना पड़ेगा हमको 173 के क्लॉज नंबर 2 के अंतर्गत। तो जो 173 का क्लॉज 2 है उसके अंतर्गत कोई प्रतिवेदन अग्रेषित होगा उसके बाद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप कौन सा वाद प्रथम सूचना रिपोर्ट पर एक दिग्दर्शक वाद है। मतलब इंपॉर्टेंट वाद कौन सा है? तो ललिता कुमारी वर्सेस उत्तर प्रदेश का राज्य था, वो प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित है।
अब देखिए 1 नंबर का पॉइंट बोल रहा है कि असंज्ञ अपराध के अन्वेषण की अनुमति किसके द्वारा दी जा सकेगी, तो जो उस अपराध का विचारण करने का क्षेत्राधिकार करने वाला मजिस्ट्रेट होगा उसके द्वारा दी जा सकेगी। इसके लिए हमको देखना पड़ेगा सेक्शन नंबर 155। 155 का जो क्लॉज नंबर 2 है उसके अंतर्गत हमको साफ साफ दिख रखा है ये वाला पॉइंट कि असंज्ञ अपराध के अन्वेषण की अनुमति जो देगा उस अपराध का विचारण का क्षेत्राधिकार रखने वाला मजिस्ट्रेट देगा। ठीक है। दिन प्रक्रिया संहिता के दिन अन्वेषण की नींव किसे कहा जाता है, तो अन्वेषण की नींव होती है हमारी FIR, प्रथम इतला, FR को कहा जाता है, FIR को कहा जाता है। ठीक है। यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अगर एक अपराध असंज्ञ है, एक अपराध संज्ञ है और दूसरा असंज्ञ है, तो सारे मामले को कैसा समझा जाएगा, संज्ञ मामला समझा जाएगा, कॉग्निजेंट समझा जाएगा। तो ये कहाँ पे हमको दे रखा है, 154 का क्लोज नंबर 4 हमको बोलता है कि जहाँ मामले का संबंध ऐसे दो या दो से अधिक अपराधों से है जिनमें कम से कम एक संज्ञ है, वहां इस बात के होते हुए भी कि किन्हीं अन्य अपराध असंज्ञ है, वह मामला संज्ञ अपराध माना जाएगा। यानी कि एक अपराध संज्ञ दूसरा असंज्ञ, तो पूरे मामले को हम संज्ञ यानी कि कॉग्निजेबल मानेंगे। कौन मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना भी संज्ञ मामले में अन्वेषण कर सकता है, तो थाने का जो भार साधक अधिकारी होता है, ऑफिसर इंचार्ज होता है, वो संज्ञ मामले में अन्वेषण कर सकता है मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना भी। मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना भी ऐसा अन्वेषण कर सकता है। कहाँ दे रखा है हमको, सेक्शन नंबर 156 देखिए क्या बोल रहा है कि कोई पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी संज्ञ मामले का अन्वेषण कर सकता है। ठीक है। ये वाली यूक्यू 9 हमको दिख रही है, तो कहीं अलग से नहीं आता, एक्ट की ही लाइनिंग हमको मिलती है वहां। एक मजिस्ट्रेट को अपराध में जांच करने के लिए पुलिस निर्देशित करने की शक्ति है। एक मजिस्ट्रेट को अपराध में जांच करने के लिए पुलिस को निर्देशित करने की शक्ति कहाँ पे दे रखी है, 156 का क्लॉज दे रखा है 3। क्या बोल रहा है कि 190 के अधीन सशक्त किया गया कोई मजिस्ट्रेट पूर्वोक्त प्रकार के अन्वेषण का आदेश दे सकता है। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि कौन देगा पुलिस अधिकारी को आदेश, आदेश देगा मजिस्ट्रेट। ठीक है। किस प्रावधान के अंतर्गत पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी प्रथम सूचना रिपोर्ट के प्राप्त होने पर संबंधित मजिस्ट्रेट को उसकी प्रतिलिपि भेजेगा, तो 157 में भेजेगा। 157 में क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस दे रखा है। इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस कहाँ पे दे रखा है, 147 के अंतर्गत। तो यदि पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को लगता है कि ऐसा अपराध किया गया है जिसका अन्वेषण करने के लिए वो 156 में कैपेबल है, तो वह उस अपराध की रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेट को तत्काल भेजेगा जो उस अपराध का पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान करने के लिए, कॉग्निजेंस लेने के लिए सशक्त है, तो उस मजिस्ट्रेट के पास उसको भेज देगा। ठीक है। देखिए अब आइए, किस प्रावधान में है कि एक 15 वर्ष से कम आयु के बालक को पुलिस थाने में नहीं बुलाया जा सकता, तो इसके लिए आना पड़ेगा हमको 160 के क्लॉज 1 के अंतर्गत। 160 का क्लॉज नंबर 1 कहता है कि कोई पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है, अपने थाने की या किसी पास के थाने की सीमाओं के अंतर्गत विद्यमान है, किसी ऐसे व्यक्ति से जिसकी दी गई इत्तला से उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित हो सकता है, अपने समक्ष हाजिर होने के लिए कहेगा। ठीक है। और वो व्यक्ति क्या होगा, हाजिर होगा। परंतु इसमें एक परंतु दे रखा है, यानी कि 160 का जो क्लॉज नंबर 1 है, इसके परंतुक में हमको बताया गया है, इसके परंतुक में हमको बताया गया है कि किसी पुरुष से जो 15 वर्ष से कम आयु का है या 65 वर्ष से अधिक आयु का है, 15 वर्ष से तो अधिक आयु का, 15 वर्ष से कम आयु का और 65 वर्ष से अधिक आयु का, 15 से कम 65 से अधिक आयु का है, किसी स्त्री से या मानसिक रूप से कोई निषिक्त व्यक्ति है, ऐसे स्थान से जिसमें ऐसा पुरुष या स्त्री निवास करता है, भिन्न किसी स्थान में हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। ठीक है। ये वाली बात हमको कहाँ दे रखी है, 160 का क्लॉज 1 परंतु कहता है कि भाई पुलिस कहेगा कि भाई उसको व्यक्ति को हाजिर करो, पर 15 वर्ष से कम 65 वर्ष से अधिक और कोई स्त्री या कोई ऐसा व्यक्ति जो निशक्त है, बीमार है, उसको क्या कहा जाएगा कि भाई तुम्हें हाजिर होने की जरूरत नहीं है। 160 में एक व्यक्ति को साक्षी के रूप में किसके द्वारा बुलाया जा सकता है, तो उसके द्वारा बुलाया जा सकता है जो कि है पुलिस ऑफिसर और क्या कर रहा है, मामले का इन्वेस्टिगेशन, मामले का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो पुलिस ऑफिसर बुला सकता है 160 के अंतर्गत।
160 के अंतर्गत साक्षी को पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने से मना करना कौन सी धारा के अंतर्गत अपराध होगा? तो सेक्शन 179 के अंतर्गत ये अपराध हो जाएगा। अगर साक्षी से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने से मना करता है तो वो अपराध हो जाएगा सेक्शन 179 में। ठीक है, इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि किस धारा में अन्वेषण अधिकारी गवाह के कथन को अभिलेख करता है? गवाह के कथन का अभिलेख करता है 161 के अंतर्गत, क्योंकि वहां पे क्या की जाती है, पुलिस अधिकारी के द्वारा पुलिस के द्वारा परीक्षा की जाती है साक्ष्यों की। ठीक है, तो 161 के अंतर्गत अन्वेषण के दौरान पुलिस अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड किए गए अभियुक्त के कथन को परीक्षण के दौरान उपयोग में लाया जा सकेगा साक्षी का विरोध करने के लिए। कौन सी धारा ये उपबंध करती है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी से अन्वेषण के दौरान किया गया कथन यदि लेखबद्ध किया जाता है तो कथन करने वाले व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा। लिख रहा है ना यहाँ पे 162 में कि पुलिस से किए गए कथनों का हस्ताक्षरित न किया जाना कथनों का साक्ष्य में उपयोग, तो ये वाली बात हमको बोली गई है 162 के अंतर्गत। निम्न में से कौन दंड प्रक्रिया संहिता की 164 के अधीन संस्वीकृति कथन अभिलेखित करने हेतु अधिकृत है, यानी कि कौन जो है कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकता है? तो 164 बोलता है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होता है, जेएम जो होता है, जेएम फर्स्ट, वो क्या कर सकता है, संस्वीकृति और कथनों को अभिलेखित कर सकता है। और यहाँ पे हम एमएम का भी नाम लिख सकते हैं, एमएम लिख सकता है महानगर मजिस्ट्रेट, और जेएम ये दोनों क्या कर सकते हैं, चाहे से उसी मामले में अधिकारिता हो या नहीं, जांच या विचारण होने के पहले किसी समय अपने से की गई संस्वीकृति या कथन को अभिलेखित कर सकता है। पर ये जो संस्वीकृति कथन होते हैं ये शपथ पर नहीं हो सकते हैं, और ऑडियो वीडियो माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं, संस्वीकृति अभिलेखित कर सकते हैं। पर कोई पुलिस ऑफिसर होता है वो संस्वीकृति अभिलेखित नहीं करता। 164 के अधीन संस्वीकृति के कथन को अभिलेखित करने के लिए प्राधिकृत कौन नहीं है? तो हमारे एग्जीक्यूटिव जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो संस्वीकृति को अभिलेखित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संस्वीकृति कौन अभिलेखित करता है? न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट करते हैं। फौजदारी प्रक्रिया संहिता के धारा 164 के अधीन बलात्कार की किसी भी पीड़िता को ऐसे अपराध की घटना की सूचना होने के अंदर परीक्षण के लिए पंजीकृत स्वास्थ्य चिकित्सक के पास भेजा जाएगा, तो 6 घंटे के अंदर उसको ऐसा करने के लिए भेजा जाएगा। 164 का क्लोज 3 के अनुसार यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर व्यक्ति कथन करता है कि संस्वीकृति करने के लिए इच्छुक नहीं है तो मजिस्ट्रेट उसे पुलिस की अभिरक्षा में निरोध को प्राधिकृत नहीं करेगा। 164 क्लोज 3 के अनुसार यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर व्यक्ति कथन करता है कि संस्वीकृति करने के लिए वो इच्छुक नहीं है तो मजिस्ट्रेट उसे पुलिस की अभिरक्षा में निरोध नहीं करेगा, उसे पुलिस की अभिरक्षा में नहीं रखेगा। यदि कोई मजिस्ट्रेट अभियुक्त की संस्वीकृति लिखने से पूर्व शपथ दिलाता है तो ऐसा संस्वीकृति युक्त अविधिक होकर साक्ष्य में अग्राह्य हो जाएगा, क्योंकि जो संस्वीकृति होती है वो शपथ पर नहीं होती है। ठीक है, संस्वीकृति जो की जाती है वो शपथ पर नहीं की जाती है, तो वो अविधिक होकर साक्ष्य में अग्राह्य हो जाएगी, यानी कि उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। 164 के तहत संस्वीकृति मजिस्ट्रेट अभिलेखित कब कर सकता है? अभी हमने पढ़ा था कि अनुसंधान के क्रम में, परंतु जांच और विचारण प्रारंभ होने से पहले कर सकता है संस्वीकृति अभिलेखित, यानी कि जो संस्वीकृति कन्फेशन रिकॉर्ड की जाएगी वो जांच या विचारण प्रारंभ होने से पहले ही की जाएगी। देखिए अब 166 के अंतर्गत जब तलाशी भारत के बाहर होनी है तो फौजदारी न्यायालय क्या जारी कर सकता है? प्रार्थना पत्र जारी कर सकता है। कहाँ पे बताया गया है हमको बताई गई है ये बात 166 के क के अंतर्गत कि हम लेंगे भारत के बाहर तलाशी, हम मतलब पुलिस अधिकारी के द्वारा जब ऐसा किया जाएगा तो फौजदारी न्यायालय जारी कर सकता है प्रार्थना पत्र, अनुरोध पत्र जिसको कहते हैं ना, वो जारी कर सकता है। इसको आप ब्रैकेट में अनुरोध पत्र भी लिख सकते हैं। ठीक है,
इसको क्या कहा जाता है? लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भी कहते हैं इसको। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारित कर सकता है 7 वर्ष से कम का कारावास का दंडादेश। कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वक्त किसी भी अभियुक्त को किसी पुलिस अभिरक्षा में नियुक्त करने के लिए अनुज्ञा दे सकता है केवल, यानी कि उसको 15 दिनों के लिए क्या दे सकता है? न्यायिक अभिरक्षा दे सकता है। न्यायिक अभिरक्षा कितने दिन के लिए दी जाएगी? 15 दिन के लिए। वन 167 के लिए सबसे आवश्यक तथ्य है कि गिरफ्तार व्यक्ति को प्रथम बार व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाना, यानी कि 167 ऐसे कहता है कि भाई सबसे पहले क्या होगा? व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होगा। जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण यानी कि इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता, तब जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है वो आता है 167 के अंतर्गत। इसमें क्या किया जाता है? बेसिकली प्रथम बार व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाता है गिरफ्तार व्यक्ति को। यदि 24 घंटे में अन्वेषण पूरा नहीं होता तो वह अधिकतम अवधि जिस दौरान अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में रखा जाएगा वो अवधि होगी 15 दिन की। ठीक है। और जहां अन्वेषण ऐसे अपराध के संबंध में है जो मृत्यु, आजीवन कारावास, 10 वर्ष के अधिक कारावास से दंडनीय है, तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में अधिकतम किस अवधि के लिए निरोध करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है? तो वो होगी 90 दिन के लिए। ठीक है। इसमें लिखा गया है, आप देखिए 167 का क्लॉज नंबर 2, क्लॉज नंबर 2 का पॉइंट, उसका सेकंड नंबर का पॉइंट बोल रहा है कि कुल मिलाकर 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा जहां अन्वेषण ऐसे अपराध के संबंध में है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अन्यून की अवधि के कारावास से दंडनीय है। ठीक है। 31 तक देख लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट देखिए, पुलिस अभिरक्षा अधिकृत करने के लिए अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, यानी कि सशरीर प्रस्तुत करना होगा, उसको वहां पे उपस्थित करना होगा। पुलिस अभिरक्षा अधिकृत करने के लिए अभियुक्त को सशरीर प्रस्तुत करना होगा। 167 के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट अधिकतम कितने दिनों की रिमांड दे सकता है? 167 के तहत कुल मिलाकर 7 दिन से अधिक की नहीं दे सकता है। कहाँ पे दे रखा है हमको? 167 का 2 का पॉइंट है, उसमें हमको बताया गया है कि जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है अधिकतम 7 दिनों की रिमांड दे सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत अन्वेषण अधिकारी के लिए केस डायरी बनाना या रखना आवश्यक है? केस डायरी बनाना या रखना आवश्यक है, ये कहाँ पे बताया गया है? ये बताया गया है 172 के अंतर्गत। ठीक है। ये 12 लिख रखा है, इसको हटा दीजिए यहाँ से। 172 है। 172 में क्या रखते हैं? केस डायरी बनाना और रखना आवश्यक है। अन्वेषण अधिकारियों, अन्वेषण में कार्रवाइयों की जो डायरी होती है, डायरी का प्रोविजन कहाँ दे रखा है? 172 में। पुलिस डायरी का क्या अर्थ होता है? अन्वेषण में पुलिस अधिकारी के द्वारा जो जो कार्रवाइयां की जाती है वो पुलिस डायरी में लिखी जाती है। अन्वेषण के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो जो कार्यवाही पुलिस अधिकारी करता है वो अपनी कहाँ लिखता है? डायरी में लिखता है। पुलिस डायरी का उपयोग किस बात के लिए किया जा सकता है? कि जांच या विचार में न्यायालय की सहायता के लिए, यानी कि इंक्वायरी और ट्रायल जब की जा रही है तो न्यायालय की हेल्प करने के लिए पुलिस डायरी की मदद ली जा सकती है। पुलिस अधिकारी के द्वारा पुलिस रिपोर्ट किसको भेजी जाती है? मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है। एक मजिस्ट्रेट मृत्यु समीक्षा करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत सशक्त है? तो 170 का 4 का क्लोज जो 4 है उसमें कहा गया है मृत्यु समीक्षा की बात। क्या बोल रहा है कि भाई पुलिस अधिकारी, एक जो मजिस्ट्रेट होता है, मृत्यु समीक्षा करने के लिए प्रावधान के अंतर्गत, यानी कि 174 के क्लॉज नंबर 4 के अंतर्गत, क्योंकि 174 कहता है आत्महत्या आदि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना। फिर हम देखते हैं 174 का क्लॉज 4। उसमें लिख रखा है कि निम्नलिखित मजिस्ट्रेट मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त है। तो कौन कौन से मजिस्ट्रेट हैं? एक तो हो गया हमारा जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, फिर हो गया हमारा उपखंड मजिस्ट्रेट यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, और इसके बाद हो गया हमारा राज्य सरकार द्वारा यानी कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम के द्वारा सशक्त किया गया अदर कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये लोग क्या कर सकते हैं? डीएम, एसडीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ये कर सकते हैं मृत्यु समीक्षा।
ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में अंतर्निविष्ट क्या होना आवश्यक है? मृत्यु के कारण, यानी कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या करी तो उसके कारणों को लिखना पड़ेगा कि भाई मृत्यु मृत्यु से उसकी जो मृत्यु समीक्षा हुई तो मृत्यु के कारण उससे स्पष्ट किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। ठीक है, कौन सी धारा लागू होगी जब पुलिस थाने के भारसाजा अधिकारी को मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है और तुरंत कार्यपालक मजिस्ट्रेट को भेजेगा? तो 174 लगता है। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है तो फिर 174 अप्लाई हो जाती है और मजिस्ट्रेट जाके क्या करता है, अपनी कार्रवाई करता है। रिपोर्ट किसको देगा? कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अपनी रिपोर्ट देगा। किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति या महिला जो पुलिस अभिरक्षा में हो की मृत्यु हो जाए या गुम हो जाए या महिला के साथ बलात्कार हो जाए, तब पुलिस अधिकारी के द्वारा की गई जांच के अतिरिक्त जांच की जाएगी। तो इसका मतलब हो गया कि जो मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट होगी उसमें मृत्यु का प्रकट कारण होना चाहिए, और साथ ही जब पुलिस थाने के अधिकारी को इत्तला मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली तो वो किसको सूचना देगा? तुरंत कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है उसको सूचना देगा। ये सारी बातें हमको बता रखी है सेक्शन नंबर 174 में। ठीक है, किसी व्यक्ति या महिला जो पुलिस अभिरक्षा में हो कि उसकी मृत्यु हो जाए, मतलब एक ऐसी महिला है जिसकी अभिरक्षा में मृत्यु हो गई या वो गुम जाती है या उसके साथ बलात्कार हो जाता है, तो पुलिस द्वारा की गई जांच की अतिरिक्त जांच की जाएगी। किसके द्वारा? जिस न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में ऐसा अपराध हुआ है उसके द्वारा ऐसी जांच की जाएगी। ठीक है, 176 में मजिस्ट्रेट को शक्ति प्राप्त है कि वो मृत्यु के कारण की पूछताछ कर सके। मृत्यु के कारण की अगर मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच की जाएगी तो 176 में की जाएगी। किन उपधाराओं में फौजदारी प्रक्रिया संहिता के द्वारा फौजदारी प्रक्रिया के 176 में शामिल किया गया था? मतलब ये बोल रहा है कि 176 में किस किस को शामिल किया गया था? तो 176 में 1A और 5 को शामिल किया गया था। 1A और 5 को शामिल किया गया था। कब से शामिल किया गया था? 2005 के संशोधन के द्वारा। ठीक है, 1A को शामिल किया था और 5 को। देखिए, आप संशोधन वाले क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं, क्योंकि ये कई बार पूछे जाते हैं कि भाई ये कौन सा सिलेक्शन कब से जुड़ा था। ठीक है, 17 किस बारे में बात करता है? चार्ज के बारे में बात करता है, यानी कि आरोप के बारे में बात करता है। तो 17 किससे याद किया जाता है? चार्ज का खतरा होता है। 17 यानी खतरा और होता है चार्ज का खतरा। तो कहां से कहां तक कवर करता है? 211 से 24 तक, यानी 224 तक कवर करता है हमारे चार्ज के प्रोविजन। 211 224 किस बारे में बात कर रहा है? चार्ज के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहला पॉइंट, जो चार्ज होगा वो न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। पहला पॉइंट बोल रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो आरोप लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा? न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा 211 नंबर का सेक्शन, यानी कि सेक्शन नंबर 211 बात करता है हमारे लिए कि भाई सेक्शन नंबर 211 बात करता है कि जो आरोप होगा वो न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। आरोपों की अंतर्वस्तु दी गई होती है उसके अंतर्गत। तो प्रत्येक अपराध का कथन होगा, अपराध का सृजन होगा, मतलब अपराध किस विधि से बना है, अपराध का क्या नाम है, अपराध किस तरीके से किया गया था, ये सारी बातें जो होगी वो दे रखी है हमको आरोपों के अंतर्वस्तु 211 के अंतर्गत। और 211 पे 6 नंबर का पॉइंट बोलता है हमको कि भाई जो आरोप होगा वो न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। आरोप तय करने में गलतियां और लोप केवल तात्विक होगा अगर इसके कारण न्याय नहीं हो पाया हो तो। ठीक है, कि अगर आरोप तय करने में कोई गलतियां हो जाती है, कोई लोप हो जाता है, तब ही तात्विक होगा, अगर इसके कारण कोई न्याय नहीं हो, अदरवाइज नहीं। किस परिस्थिति में आरोप में अपेक्षित विशिष्टियों की गलती का प्रभाव तात्विक माना जाएगा? अगर वो व्यक्ति भुलावे में पड़ गया हो। ठीक है, जनरल बातें हैं। 1973 की जो सीआरपीसी है उसकी धारा 216 के अंतर्गत न्यायालय है आरोप कब परिवर्तित कर सकता है? तो आरोप परिवर्तित कर सकता है निर्णय सुनाए जाने से पहले, कभी कभी भी कर सकता है। मतलब ये प्रोसीडिंग चल रही है और यहाँ जजमेंट किया जाना, तो जजमेंट करने से पहले आरोप को परिवर्तित किया जा सकता है। फिर बोल रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में प्रावधानित किया गया है कि प्रत्येक सुभिन्न अपराध के लिए जिसका किसी व्यक्ति पर अभियोग है पृथक आरोप होगा और ऐसे आरोप का विचारण पृथक पृथक किया जाएगा। तो 218 कहता है कि विचारण पृथक पृथक किया जाएगा, प्रत्येक अपराध के लिए जो विचारण होगा वो पृथक किया जाएगा। ये वाली बात हमको दे रखी है 218 के अंतर्गत।
12 महीनों के अंदर एक ही प्रकार के अपराधों के लिए अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार एक साथ आरोपी बनाया जा सकता है। कौन से प्रोविजन में कहा गया है? तो इसमें बताया गया है कि 12 महीनों के अंतर्गत एक ही तरीके के अगर अपराध किए गए हैं, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, तो 3 अपराधों के लिए अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार आरोपी बनाया जा सकता है। कहाँ पे बताया गया है हमको? हमको बताया गया है सेक्शन नंबर 219 के अंतर्गत। 219 के अंतर्गत बताया गया है कि एक ही वर्ष में किए गए एक ही किस्म के 3 अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सकता है। तो यानी क्या होता है इसके अंतर्गत? सेम काइंड के ऑफेंस होते हैं, 3 ऑफेंस किए जाएंगे और 12 महीनों के अंतर्गत, 12 मंथ्स के अंतर्गत। ठीक है। जबकि जो सेक्शन 220 आता है वो सेम ट्रांजैक्शन की बात करता है। ठीक है, सेम समव्यवहार की बात की जाती है। नेक्स्ट देखिए, 219 के अंतर्गत एक ही किस्म के अपराध से क्या तात्पर्य है? वे अपराध होते हैं जिनका आईपीसी यानी जो हमारी भारतीय दंड संहिता होती है या किसी लोकल लॉ में या स्पेशल लॉ में विधि की एक ही धारा के अधीन दंड की समान मात्रा से दंडनीय होते हैं। ठीक है। फिर ये बोल रहा है प्रत्येक सुभिन्न अपराध के लिए जिसका किसी व्यक्ति पर आरोप है, पृथक आरोप होगा। इस नियम का अपवाद कहाँ कहाँ पे है? तो इसका अपवाद है 219, 220 और 221 और 223 के अंतर्गत। ठीक है, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, हमको ऐसे याद करके चलने के, हमको इनके सेक्शंस याद हो जाए। कई व्यक्तियों के संयुक्त परीक्षण की अनुमति कहाँ पे दी गई है? तो 223 कहता है कई व्यक्तियों के संयुक्त परीक्षण की अनुमति यानी ज्वाइंट ट्रायल की जो बात की जाती है वो की जाती है 223 के अंतर्गत। ज्वाइंट ट्रायल यानी कि 21, 223। तो वे व्यक्ति दे रखे हैं जिन पर आरोप जो होते हैं वो संयुक्त रूप से लगाए जा सकते हैं। तो वे व्यक्ति जिन पर एक ही समव्यवहार के अनुक्रम में एक ही अपराध का अभियोग है, अपराध का दुष्प्रेरण या प्रयत्न करने का अभियोग है, 12 मास की अवधि के अंदर संयुक्त रूप से एक ही किस्म के अपराध किए हैं और जिन पर एक ही समव्यवहार के अनुक्रम में भिन्न अपराधों का अभियोग है, तो उन पर ज्वाइंट ट्रायल की जा सकती है। ठीक है, कहाँ दिया गया? 223 के अंतर्गत दिया गया। याद करते हुए चलिए, किन व्यक्तियों पर एक साथ आरोप लगाया जा सकेगा, उनका एक साथ विचारण किया जा सकेगा? वे व्यक्ति जिन पर एक ही समव्यवहार यानी कि ट्रांजैक्शन या अनुक्रम में किए गए भिन्न अपराधों का अभियोग है, तो उन पर क्या की जा सकती है? ज्वाइंट ट्रायल की जा सकती है। एक मजिस्ट्रेट के समक्ष अशपथ पर कथन करता है कि उसने बी को क्लब में से सैको मारते हुए देखा था। बाद में सत्र न्यायालय में वह शपथ पर कहता है कि बी ने सैको कभी नहीं मारा। ए पर अनुकल्प में आरोप लगाया जा सकता है, चाहे यह न सिद्ध हो सके कि दोनों विरोधी कथनों में से कौन सा कथन मिथ्या था, फिर भी उसे मिथ्या साक्ष्य के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। मतलब उसने वहां पे झूठ बोला तो उसको क्या किया जा सकता है? मिथ्या साक्ष्य देने के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। ठीक है, ये बात कही हमको 11 नंबर के पॉइंट में। एक बार हल्की सी इस चैप्टर की रेंज देख लेते हैं। तो सबसे पहले 211 बोल रहा है हमको आरोपों की अंतर्वस्तु यानी कि कंटेंट्स ऑफ चार्जेस। इसके बाद आता है 212। 212 किस बारे में बात कर रहा है? कि समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में विशिष्टियां। समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में विशिष्टियां, पर्टिकुलर एज टू टाइम, प्लेस एंड पर्संस की बात की जा रही है। 213 कहता है कब अपराध के किए जाने की रीति का उल्लेख किया जाना चाहिए, व्हेन मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड। इसके बाद आता है 214, आरोपों के शब्दों का वह अर्थ लिया जाएगा जो उनका उस विधि में है जिसके अधीन वे अपराध दंडनीय है। वर्ड्स इन चार्ज टेकन इन सेंस ऑफ लॉ अंडर विच ऑफेंस इज पनिशेबल। फिर आता है इफेक्ट ऑफ एरर्स यानी कि गलतियों का क्या प्रभाव होगा। और आता है 216 कि न्यायालय आरोप कभी भी परिवर्तित कर सकता है जब तक जजमेंट नहीं सुनाया गया हो, यानी कि जजमेंट सुनाने से पहले आरोप में परिवर्तन किया जा सकता है। फिर 217 में कहा जाता है कि जब आरोप परिवर्तित किया जाता है तब साक्षियों का पुनः बुलाया जाना यानी कि रिकॉल ऑफ विटनेस व्हेन चार्ज ऑल्टरेटेड। इसके बाद आरोपों को संयोजन की बात होती है, जॉइंटर ऑफ चार्जेस की बात की जाती है। तो सबसे पहले 218 आता है, वो ये बोलता है कि जो सुभिन्न अपराध होंगे उनके लिए मतलब पृथक आरोप लगाया जाएगा। एक ही वर्ष में एक ही किस्म के अपराधों की बात 219 कहता है। एक के समव्यवहार की बात करता है 220। उसके बाद 221 कहता है कि जब इस बारे में डाउट है कि कौन सा अपराध किया गया है तो क्या परिस्थिति होगी। फिर इसके बाद 222 कहता है कि जब वह अपराध जो साबित हुआ है आरोपित अपराध के अंतर्गत आया है। तो अगर बड़ा अपराध साबित हो जाता है तो छोटे अपराध को क्या कर दिया जाता है? लेट गो कर दिया जाता है। यहाँ पे ही बताया गया सेक्शन 222 में। ठीक है, फिर 223 बोलता है ज्वाइंट ट्रायल की बात और 224 बोलता है हमें कि कई आरोपों में से एक के लिए दोष सिद्धि पर शेष आरोपों को वापस ले लेना।
ठीक है, ये था चैप्टर नंबर 17 का वन लाइनर। उम्मीद करती हूँ आपको ठीक लगा होगा। अगर आपको सही लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की जा रही है। प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ जोड़िए। कई लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है, तो उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी उनकी आंखों के आगे से वन लाइनर निकल जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि भाई हमने एक्ट से कुछ देखा है। तो अभी भी देर नहीं हुई है, तो जिन लोगों ने अगर स्टडी स्टार्ट नहीं की है तो आप वन लाइनर देख के काम कर सकते हैं। इसके साथ क्या होगा कि आप अपना एक्ट रखेंगे तो आपको इच्छा होगी कि ठीक है हमने ये वाला पॉइंट पढ़ लिया, तो हम इस पॉइंट को भी देखते हुए चलते हैं। ठीक है, तो आप इसको लाइक कीजिए, लोगों के साथ जोड़िए। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।